नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम उत्तराखंड में पूछे गए जीके के क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करते हैं। इस सीरीज़ में इस वीडियो में आपको सभी क्वेश्चन जीके के देखने को मिलते हैं। ये सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो उत्तराखंड में आपसे अलग अलग पेपरों में पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को हम पूरी डिटेल के साथ, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पे कवर करते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस और आपका रिवीजन साथ साथ में होता रहता है। ये हमारा इस सीरीज का 13वां पार्ट है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के किस अनुच्छेद में संविधान में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों की परिभाषा दी गई है? तो देखिए, संविधान में जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उन सभी की डेफिनेशन हमें कौन से आर्टिकल में देखने को मिलती है? ये क्वेश्चन उत्तराखंड में पूछा गया था। सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 366। जो आर्टिकल 366 है, इसमें आपको विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं देखने को मिलेंगी। संविधान के अलग अलग अनुच्छेदों में डेफिनेशन पहले भी दी गई है। जैसे हमने जब मौलिक अधिकारों को पढ़ा था, हमने बात करी थी अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। फिर जब हमने डीपीएसपी के बारे में बात करी, हमने वहां पर भी देखा कि आर्टिकल 36 में राज्य के बारे में उसकी परिभाषा दी गई है। लेकिन वो एक एक टॉपिक को लेकर के हैं। जो आपकी मैक्सिमम परिभाषाएं हैं, जो संविधान में शब्द इस्तेमाल हुए हैं, जैसे फेडरल कोर्ट के बारे में, आपके एंग्लो इंडियन के बारे में, इन सब की परिभाषा क्या है? वो सब परिभाषा किस में है? 366 में है। 30 से ज्यादा परिभाषाएं आपको इस अनुच्छेद में देखने को मिलती हैं। तो इसको आपने याद करना है, ठीक है। परिभाषाएं किस में दी गई हैं? विभिन्न शब्दों की, अनुच्छेद 366, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सेडान का युद्ध किनके मध्य में हुआ था? देखिए, सेडान युद्ध की बात करते हैं। सेडान युद्ध काफी इंपॉर्टेंट युद्ध है वर्ल्ड हिस्ट्री का। हम टॉपिक पढ़ते हैं, जल्दी हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री में भी हम पढ़ेंगे जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण होता है 1871 में, ठीक है। और इस एकीकरण के लिए जो महत्वपूर्ण घटना थी वो था सेडान युद्ध। इसी युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया था। यह युद्ध होता है 1870 में। यह युद्ध फ्रांस और प्रशा के मध्य में हुआ था। जर्मन उस समय कई सारे राज्यों में बटा हुआ था। उनमें सबसे बड़ा राज्य कौन था? प्रशा। इसी के नेतृत्व में जो जर्मनी का एकीकरण हुआ, इसी राज्य के नेतृत्व में हुआ। इसी राज्य का जो राजा था उसका नाम था विलियम प्रथम, और इसी विलियम प्रथम का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? बिस्मार्क था। तो ये क्वेश्चन बनते हैं कि बिस्मार्क किस राज्य से संबंधित था? तो प्रशा से संबंधित था। इस युद्ध में होता है, यह युद्ध होता है 1870 में। इसमें फ्रांस हार जाता है और इसी युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण होता है। और जो प्रशा का राजा था विलियम प्रथम, उसे जर्मन संघ का राजा बना दिया जाता है, ठीक है। तो इसको आपने याद करना है। नेक्स्ट है हमारा, इंदिरा पॉइंट कहां स्थित है? देखिए, इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा भारत का सबसे सदर्न बिंदु कौन सा है, तो वो है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और ये आपके पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। लेकिन आपसे उत्तराखंड में ऑप्शन इस तरीके से दे दिए गए। अब बताइए कौन सा निकोबार है, छोटा या बड़ा? तो देखिए, जो इंदिरा पॉइंट है भारत का दक्षिणतम बिंदु, ये आपके निकोबार में पड़ता है, और ये पड़ता है आपके ग्रेट निकोबार में, ठीक है। और ग्रेट निकोबार को ही बड़ा निकोबार कहते हैं। तो इसको आपने याद करना है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो बड़ा निकोबार है, ग्रेट निकोबार जिसको कहते हैं, इसी का सबसे दक्षिणतम इलाका है इंदिरा पॉइंट, और ये भारत का भी सबसे दक्षिणी बिंदु है। इसको याद करेंगे, ठीक है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? हम पढ़ते हैं इंदिरा कॉल, ये लद्दाख में है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? तो वो है किबुथु, जो आपके अरुणाचल में पड़ता है। सबसे पश्चिमी की बात करें, गोहार माथा पड़ता है, जो कि गुजरात में आता है, ठीक है। इनको भी आपने याद करना है। एक और चीज इंदिरा पॉइंट को लेकर के याद करनी है, ये भारत का क्या है? सबसे दक्षिणी बिंदु। अगर आपसे क्वेश्चन बने भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का, ये तो द्वीप मिलाकर के सारा है। सिर्फ मुख्य भूमि की बात करें तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, जिसको केप कैमोरिन भी बोलते हैं, और ये आपके तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है।
तो भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछेगा, इंदिरा पॉइंट, मुख्य भूमि का पूछेगा तो आप बताएंगे कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फरवरी 1946 में नौसेना के विद्रोह सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुआ था। तो देखिए फरवरी 1946 डेट की बात करें, 19 फरवरी 1946 को जो बंबई था, बंबई में नौसैनिकों के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। इसको आपने याद करना है, कब करते हैं, 18 फरवरी होगा। ठीक है, 18 फरवरी 1946 को यह विद्रोह कर देते हैं। बाद में इस विद्रोह को शांत कौन करवाता है, इसको शांत करवाते हैं सरदार पटेल। क्वेश्चन बनता है नौसेना के जो विद्रोह हुआ था 1946 में कौन से जहाज में हुआ, एक तो ये क्वेश्चन बनता है। आईएनएस तलवार में ये सारे सैनिक थे और इन्होंने विद्रोह किया, और किसके नेतृत्व में, यहां पर किसने इस विद्रोह को दबाया, किसने इसको शांत किया, तो वो थे सरदार पटेल। इसे भी आपने याद करना है। ठीक है, सरदार पटेल की बात मानकर यहां पर विद्रोह शांत हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा निम्न संस्थाओं को उनके स्थापना वर्ष के घटते क्रम में कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहां पर 4 संस्थाएं दी गई हैं। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बोला था कि इन संस्थाओं के आपसे संस्थापक और वर्ष पूछे जाते हैं। उस वीडियो में हमने इनके उद्देश्य भी देखे थे। फिर से आपसे क्वेश्चन बना कि आप इनको व्यवस्थित कीजिए, कौन सा संगठन कब बना। तो देखिए सबसे पहले कौन सा बना था, इन सब में सबसे पहले बना था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज कब बना था, 1828 में बना था। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा आपका 2। इसकी स्थापना कौन करते हैं, राजा राम मोहन राय। दूसरे नंबर पे बना था प्रार्थना सभाज या प्रार्थना सभा, यह 1867 में बनी, और इसका गठन किसने किया था, आत्माराम पांडुरंग का नाम महत्वपूर्ण इसमें माना जाता है। 2 के बाद आएगा आपका 3। इसके बाद कौन बना, इसके बाद बना आपका आर्य समाज, जो कि 1875 में दयानंद सरस्वती ने जिसे बनाया। तो 2, 3 और उसके बाद आ जाएगा 4, और लास्ट में बना रामकृष्ण मिशन, जो कि आपका 1897 में बना स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो 2, 3, 4, 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मौर्य प्रशासन में सीता से तात्पर्य क्या था। तो देखिए मौर्य काल में सीता जो शब्द है ये किससे रिलेटेड था, तो मौर्य काल में जो सरकारी भूमि होती थी, जो राजा की भूमि होती थी, सीधा राजा के अधिकार क्षेत्र में आती थी सरकारी भूमि, उसको बोला जाता था सीता भूमि। ठीक है, और इसी भूमि से जो राजकीय भूमि से जो राजस्व मिलता था उसे भी सीता यहां पर बोला जाता था। तो सीता के 2 टर्म आपको याद करने हैं। सीता सरकारी भूमि को भी कहते थे, और सीता जो राजकीय भूमि होती थी, जो सरकारी भूमि होती थी, उस पे से जो राजस्व मिलता था उसे भी सीता बोला जाता था। ठीक है, इसको आपने याद करना है, यह भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सर्वप्रथम किसने ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। तो देखिए 4 व्यक्तियों के नाम यहां पर दिए गए हैं, आपने बताना है इनमें से सबसे पहले हरित क्रांति शब्द का इस्तेमाल किसने किया। देखिए हरित क्रांति का जनक नहीं पूछा है। अगर आपसे पूछा होता हरित क्रांति का जनक कौन है, तो विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, और भारत में MS स्वामीनाथन को माना जाता है। लेकिन यहां पर जनक नहीं पूछा है, शब्द का इस्तेमाल किसने किया, सबसे पहले शब्द का जनक पूछा है। आंसर हो जाएगा विलियम गॉड। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। जो हरित क्रांति का जनक है वो तो बोरलॉग है, लेकिन हरित क्रांति शब्द का जो जनक है वो आपका विलियम गॉड है। इसे आपने याद करना है। ठीक है, स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं, वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं। इसे भी आपने याद करना है। ठीक है, जिस प्रकार जो विलियम गॉड हैं इन्होंने हरित क्रांति शब्द दिया, इसी प्रकार MS स्वामीनाथन ने भी एक शब्द दिया था, इन्होंने दिया था सदाबहार क्रांति। तो क्वेश्चन बनेगा सदाबहार क्रांति शब्द किसने दिया, MS स्वामीनाथन ने दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है। तो देखिए समुद्र तटों के बारे में भी कई बार हम कवर कर चुके हैं, और उत्तराखंड में ही देखिए तमिलनाडु के समुद्र तट को लेकर कितनी बार क्वेश्चन बने हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको इसके बारे में पूरी डिटेल वहां पर हमने देखी थी। अगर हम यहां पे बात करते हैं कि तमिलनाडु का समुद्र तट को हम क्या कहते हैं, जो तमिलनाडु का समुद्र तट होता है इसे कोरोमंडल तट बोला जाता है। ठीक है, इसको आपने याद करना है। कोरोमंडल तट किसको कहते हैं, तमिलनाडु के समुद्र तट को। आंध्र प्रदेश का जो समुद्री तट है, तमिलनाडु का जो समुद्री तट है, इसे कोरोमंडल तट कहते हैं।
गुजरात से लेकर के गोवा तक का जो समुद्री तट है उसे कोंकण तट कहते हैं। कहां से लेकर? गुजरात से लेकर के गोवा तक। मालाबार तट की बात करें तो मंगलुरु से लेकर के कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु तक का जो तट है वो मालाबार तट कहलाता है। और जो उड़ीसा का तटीय इलाका है, आप जानते हैं उड़ीसा भी समुद्र के साथ लगता है, उड़ीसा का जो तटीय इलाका है उसी को सिरकार तट या कहीं पर सरकार तट या कहीं पर उत्तरी सरकार तट इसको बोला जाता है। तो सिरकार या सरकार किस तट को बोलते हैं? उड़ीसा के समुद्र तट को। तो इन समुद्री तटों को आपने याद करना है, कोरोमंडल, कोंकण, मालाबार और सरकार। ये क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मालदीव द्वीप समूह कहां स्थित है? तो देखिए मालदीव को लेकर भी आपसे क्वेश्चन बनते हैं। यहां पर उत्तराखंड में पूछा गया कि मालदीव कौन से सागर में स्थित है। जो मालदीव है आपका यहां हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बांगर क्या है? तो देखिए बांगर और खादर इनको लेकर भी हम कई बार बात कर चुके हैं। जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसी को बोला जाता है बांगर। लेकिन कौन सी वाली जलोढ़, नवीन या पुरानी? तो मैंने आपको बताया था जो भंगार के जैसे आपको याद करनी है। तो भंगार कैसा होता है? पुराना होता है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को ही बोला जाता है बांगर। और जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भारत में इको मार्क पद्धति का शुभारंभ कब किया गया था? तो देखिए इको मार्क पद्धति जो कि प्रोडक्ट्स के ऊपर बना रहता है, इको मार्क जो ये बताता है कि जो ये प्रोडक्ट है ये पर्यावरण की दृष्टि से उसके लिए हेल्पफुल है, पर्यावरण को नुकसान नहीं करेगा। तो भारत में इको मार्क पद्धति की शुरुआत होती है 1991 से। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है, आपको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट है राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी रहती है? तो देखिए हम जानते हैं हमारे संविधान में राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत और राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत जो अध्यादेश होता है इसको जारी करते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इसकी अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो देखिए इसकी अधिकतम अवधि होती है 6 महीने तक। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दो आंसर आपको याद करने हैं। दो कंडीशन होती हैं जब ऑर्डिनेंस जारी होता है। पहली कंडीशन यह है जब ऑर्डिनेंस आपका जारी हो गया, अध्यादेश जारी हो गया, जैसे ही सदन शुरू होगा, जैसे ही विधानसभा शुरू होगी उसके 6 हफ्ते के अंदर अंदर आपको उसे वहां से पारित करवाना होगा। ये क्वेश्चन पेपर में बनता है। अध्यादेश जारी होने के बाद सदन जब शुरू होता है कितने समय के भीतर उसे विधानसभा में रखना होता है? 6 सप्ताह के भीतर। मान लीजिए अध्यादेश जारी हो गया, सदन शुरू नहीं हो पा रहा, तो मैक्सिमम अवधि कितनी होगी? 6 महीने। 6 महीने तक वो रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं सदन हर 6 महीने में बुलाया जाता है। तो 6 महीने बाद तो सदन बुलाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए अधिकतम अवधि कितनी है? 6 महीना। और जब सदन शुरू हो जाए तो उसके 6 हफ्ते के अंदर अंदर उसे पारित करवाना होता है। इसका सही आंसर होगा 6 महीना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? तो देखिए ये क्वेश्चन भी हमने किया है कि भारत के संविधान को अंगीकृत कब किया गया, आत्मसात कब किया गया, स्वीकार कब किया गया, अपनाया कब गया। ये सारी चीजें अगर आपसे पूछी जाएंगी इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949। और सिर्फ पूछा जाएगा हमारा संविधान लागू कब किया गया, तब आप आंसर करेंगे 26 जनवरी 1950, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों द्वारा द्विभाषी और द्विलिपिया सिक्कों का प्रचलन किया गया था? तो भारत में सबसे पहले द्विभाषी सिक्कों का प्रचलन किसने किया था? यह भी हिंद यूनानी शासकों के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। हिंद यूनानी एक शासक था जिसका नाम था डेमेट्रियास। इसके द्वारा भारत में पहली बार जो द्विलिपियां थी, द्विभाषी थी, ऐसे सिक्कों को जारी किया गया। हिंद यूनानी ही ऐसे शासक थे जिन्होंने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के भी चलाए थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गुप्त काल में भुक्ति का प्रशासक कौन होता था? तो देखिए गुप्त काल के प्रशासन को लेकर के यहां पर क्वेश्चन है।
गुप्त काल में जो प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई होती थी उसे देश कहते थे। ठीक है, देश का जो शासक होता था या देश का जो प्रधान होता था उसे गोप्ता या गोपाल बोला जाता था। देश को कई सारे प्रांतों में बांटा गया था और इन्हीं प्रांतों को भुक्ति बोला जाता था। ठीक है, यानी कि आज के जैसे हम देखते हैं ना मंडल, जिसके अंदर आपके सारे जिले होते हैं, तो उसी प्रकार तो गुप्त काल के जो मंडल थे उनको क्या बोला जाता था? भुक्ति। प्रांतों को भुक्ति कहते थे और इन प्रांतों में कई सारे जिले होते थे, जिलों को विषय बोला जाता था। ये कुछ प्रशासन की इकाइयां जो आपको याद करनी है। क्वेश्चन बना है जो भुक्ति होती थी इसका प्रशासक कौन होता था? इसके प्रशासक को कहा जाता था उपरिक। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। सबसे बड़ी इकाई देश, उसका जो शासक होता था गोप्ता या गोपाल। फिर देश को कई सारे प्रांतों में बांटा गया था, मंडल में बांटा गया, कमिश्नरी में बांटा गया, जिनके अंदर जिले होते थे। इनको बोला जाता था भुक्ति। इसका शासक होता था उपरिक। भुक्ति के अंदर कई सारे जिले जिनको बोला जाता था विषय, और इनका जो प्रशासक होता था उसे विषयपति कहते थे। यह क्वेश्चन भी बनता है, गुप्त काल में जिलों को क्या बोला जाता था? विषय बोला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति किस भाषा में उत्कीर्ण है? तो देखिए, जो कलिंग के राजा हैं, राजा खारवेल, किस वंश के हैं? इनका वंश पूछा जा सकता है। महामेघवान वंश के ये सबसे प्रतापी राजा थे। कहां के राजा है? कलिंग के, यानी वर्तमान उड़ीसा। उड़ीसा में जो उदयगिरी की पहाड़ियां हैं वहीं से हमें एक अभिलेख मिला है, हाथी गुम्फा अभिलेख। ये अभिलेख किसका है? कलिंग राजा खारवेल का है। और इस अभिलेख की जो भाषा है यह प्राकृत है। ठीक है, प्राकृत भाषा में है और ब्रह्म लिपि में इसे लिखा गया है, तो इसको आपने याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है खारवेल किस धर्म को मानते थे? किस धर्म के अनुयायी थे? तो इनको जैन धर्म का अनुयायी माना जाता है, इसे भी आपने याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मौर्य काल में भूमि कर की दर क्या होती थी? तो देखिए, मौर्य काल में जो राज्य होता था उसकी जो मेन आय का सोर्स था वो भूमि कर होता था। और मौर्य काल में भूमि कर की जो दर होती थी उत्पादन का 1/4 से लेकर 1/6 ये होता था मौर्य काल में भूमि कर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस राजा के द्वारा एलोरा का कैलाश मंदिर निर्मित किया गया था? तो देखिए, हमने जब इस क्वेश्चन को पहली बार किया था मैंने आपको बताया था जो एलोरा का कैलाश मंदिर है इसको लेकर आपसे 2 क्वेश्चन बनते हैं। या तो आपसे वंश का नाम पूछता है या फिर राजा का नाम पूछता है। यहां पर आपसे राजा का नाम पूछा गया है। जो एलोरा का कैलाश मंदिर है इसे राष्ट्रकूट वंश के जो कृष्ण प्रथम थे इनके द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। किस वंश के हैं? राष्ट्रकूट वंश के। तो किस वंश ने बनाया? राष्ट्रकूट वंश। राजा का नाम पूछेगा कृष्ण प्रथम। ठीक है, अगर हम राष्ट्रकूट वंश की बात करते हैं, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 752 ईस्वी में दंती दुर्ग के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन बनता है राष्ट्रकूट वंश किसने स्थापित किया? दंती दुर्ग ने। इसकी राजधानी कहां बनाई इसने राजधानी बनाई मान्यखेत में। ठीक है, और इसके जो अलग अलग इंपॉर्टेंट राजा हैं, जो ध्रुव है ये भी राष्ट्रकूट वंश का राजा है। आप जानते हैं कन्नौज को लेकर के त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, पाल नरेश, राष्ट्रकूट नरेश और जो प्रतिहार नरेश थे इनके मध्य में। क्वेश्चन बनता है राष्ट्रकूटों की तरफ से सबसे पहले त्रिपक्षीय संघर्ष में किसने भाग लिया था? तो ध्रुव ने भाग लिया था राष्ट्रकूट की तरफ से। ठीक है, इसने जो पाल नरेश था उस समय धर्मपाल और जो प्रतिहार नरेश था वत्सराज, उन दोनों को पराजित किया था इस राष्ट्रकूट शासक ने। कृष्ण प्रथम के बारे में हम बात कर चुके हैं, एलोरा का कैलाश मंदिर इसने बनाया। इंद्र तृतीय की बात करें, यह भी राष्ट्रकूट शासक है। इसके काल की जो महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, इंद्र प्रथम का कार्यकाल था 915 से लेकर 933 तक। इसके काल में अरब का एक यात्री जिसका नाम था अल मसूदी। क्वेश्चन बनता है अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? इसी इंद्र तृतीय के शासनकाल में भारत आया था। और अल मसूदी ने इंद्र तृतीय को बल्लभ राज बोला और इसे भारत का सबसे प्रतापी राजा बोला। जैसे बाबर ने कृष्णदेव राय को बोला, अल मसूदी अरब का यात्री उसने किसको बोला? इंद्र तृतीय को बोला। इसे आपने याद करना है। अमोघ वर्ष की बात करें तो यह भी एक राष्ट्रकूट राजा था।
इसने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग की रचना करी है? क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए बक्सर का युद्ध आप सभी जानते हैं 1764 में लड़ा गया था, लेकिन उत्तराखंड में आपसे डेट पूछी गई थी कि बक्सर का युद्ध किस तिथि को लड़ा गया। तो देखिए बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया बक्सर का युद्ध। इसे आपने याद करना है। ठीक है, बक्सर का युद्ध काफी महत्वपूर्ण युद्ध था। इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों को भारत में वास्तविक सत्ता यहां पर प्राप्त हुई। पूरी तरीके से भारत पर अंग्रेजों का नियंत्रण यहां पर स्थापित हो गया। किस युद्ध के बाद? देखिए शुरुआत होती है प्लासी के युद्ध से, लेकिन पूरी तरीके से कब हो जाता है? बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया? तो आप जानते हैं एक तरफ ब्रिटिश थे, दूसरी तरफ नवाब थे। ठीक है, अंग्रेजों का जो नेतृत्व कर रहा था ब्रिटिश सेनापति, उसका नाम था हेक्टर मुनरो। दूसरी तरफ 3 नवाब थे। एक था बंगाल का पूर्व नवाब जिसका नाम था मीर कासिम, एक था अवध का नवाब जिसका नाम था सुजाउद्दीन, और एक था मुगल सम्राट जिसका नाम था शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की संयुक्त सेना थी। इस तरफ अंग्रेज थे और अंग्रेज यहां पर जीत गए थे, इनको पराजित कर दिया था। तो यहां से क्वेश्चन आपसे बनते हैं। इसी युद्ध के बाद एक काफी इंपॉर्टेंट संधि होती है जिसको लेकर क्वेश्चन बनते रहते हैं। इलाहाबाद की संधि कब होती है? इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है। दरअसल इलाहाबाद की 2 संधियां होती हैं। पहली संधि इलाहाबाद की 12 अगस्त 1765 में होती है। यह संधि अंग्रेज और जो मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय, इसके बीच में होती है। दूसरी इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त को होती है। 4 दिन के बाद वो अवध के नवाब सुजाउद्दीन के साथ होती है। इन दोनों संधियों को आपने याद करना है। वैसे तो सिर्फ इतना आता है इलाहाबाद की संधि कब हुई, 1765 में अंग्रेज और मुगलों के बीच में। लेकिन अगर पूछेगा पहली संधि दूसरी संधि कब हुई, तब आपको डेट भी याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किस वर्ष में लिखा था? तो देखिए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बहुत बार पेपर में आता है, ये किसकी रचना है? तो यह किताब कार्ल मार्क्स की है और इसमें इसका सहयोग किसने किया है? इसका साथी फ्रेडरिक एंजल्स या एंगल्स। एंगल्स को लेकर के एक और क्वेश्चन बनता है, कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी कौन रहा था? यह क्वेश्चन बनता है। तो कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी, उसका नाम था फ्रेडरिक एंगल्स। कहीं पर एंगल है, कहीं पर एंजल है, इसको आपने याद करना है। इसी के साथ मिलकर कार्ल मार्क्स ने किताब लिखी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और ये रचना 1848 में लिखी गई। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर हम कार्ल मार्क्स की अदर रचना की बात करें, दास कैपिटल भी किसकी रचना थी? कार्ल मार्क्स की रचना थी। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। क्वेश्चन बनता है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक या संस्थापक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। इसी वैज्ञानिक समाजवाद से एक दल बनता है, एक दल प्रेरित होता है जिसे हम कहते हैं बोल्शेविक दल, और यही बोल्शेविक दल बाद में रशिया में रूसी क्रांति करता है 1917 में। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने याद करना है। इन सभी टॉपिक्स को कुछ ही दिन में बस आपकी जो वर्ल्ड हिस्ट्री का वीडियो है वो आने वाला है, उसमें हम डिटेल में इनको और ज्यादा देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जो हमारी सीरीज है उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम जीके के उन क्वेश्चन को कवर करते हैं पूरी डिटेल के साथ, पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जो आपसे पेपर में पूछे जा चुके हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा, आपके कितने नंबर यहां पर आए, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।